नमस्कार। आज हम भारत के शासन तंत्र के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं महत्वपूर्ण पद पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ। ये देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सरकारी वकील होने से शायद कहीं ज्यादा जटिल और अनोखी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पद काफी पेचीदा है। हमारे पास इस विषय पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों से जुटाई गई जानकारी है और हम सोच रहे हैं कि इसी के आधार पर इस पद की बारीकियों को समझने की कोशिश करें। जरूर। जैसे कि नियुक्ति कैसे होती है, असल में इनके काम क्या हैं, और वो जो बात है कि संसद में बोलने का अधिकार लेकिन वोट देने का नहीं, वो क्यों है। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि सरकार के इतने करीब होते हुए भी क्या वे स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। तो चलिए इन्हीं सब पहलुओं को जरा खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं इसके संवैधानिक आधार से। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस पद की नींव हमें सीधे संविधान में मिलती है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76, ठीक है। हाँ, इसी में साफ कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये पद हमारे संविधान निर्माताओं की, आप कह सकते हैं, दूरदर्शिता को दिखाता है कि सरकार को भी कानूनी सलाह और अदालतों में प्रतिनिधित्व के लिए एक उच्च स्तरीय योग्य व्यक्ति की जरूरत होगी। अच्छा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब प्रक्रिया क्या है इसकी? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा? जी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी है। वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ओह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। ये तो काफी ऊंचा मापदंड लगता है। हाँ है तो। और ये मापदंड काफी सख्त हैं और इस पद के महत्व को भी दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, योग्यता का मतलब? इसका मतलब है कि देखिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। हाँ, वो तो है ही। हाँ, और साथ ही उसे किसी उच्च न्यायालय में, मतलब हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव हो। 5 साल जज के तौर पर? हाँ, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 10 साल वकालत का अनुभव? जी। और एक और विकल्प है, अगर राष्ट्रपति की नजर में, उनकी राय में, वो व्यक्ति कानून का एक असाधारण ज्ञाता हो, मतलब एक प्रतिष्ठित न्यायविद। अच्छा, एमिनेंट जूरिस्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो इनमें से कोई एक योग्यता पूरी करनी होती है। ये योग्यताएं एक तरह से सुनिश्चित करती हैं कि देश के जो शीर्ष विधि अधिकारी हैं, उनके पास कानूनी मामलों की गहरी समझ और अनुभव हो। समझ गई। तो योग्यता तो काफी ऊंची है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं कार्यकाल की। क्या कोई फिक्स्ड टर्म है, जैसे 5 साल या 6 साल? नहीं। और यहीं पर यह पद और भी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। संविधान महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि तय नहीं करता। बिल्कुल नहीं? कोई अवधि नहीं। संविधान में उन्हें पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया या कोई आधार बताया गया है। तो फिर वो कब तक पद पर रहते हैं? ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। वे राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत पद धारण करते हैं। अब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रसादापर्यंत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं, बिना कोई कारण बताए। बिना कारण बताए? हाँ, लेकिन व्यवहार में, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है, तो ये राष्ट्रपति का प्रसाद जो है वो काफी हद तक तत्कालीन सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अच्छा, तो असल में सरकार की मर्जी हुई? हाँ, कह सकते हैं। और वे खुद भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। एक स्थापित परंपरा ये भी है, जो आपने शायद सुनी होगी, कि जब सरकार बदलती है, मतलब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है या नई सरकार बनती है, हाँ। तो महान्यायवादी भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा, वो भी इस्तीफा दे देते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति मूल रूप से सरकार की पसंद पर आधारित होती है। तो नई सरकार सामान्यतः अपना महान्यायवादी नियुक्त करना चाहती है। ये प्रसाद पर्यंत वाली बात और सरकार बदलने पर इस्तीफे की परंपरा, ये थोड़ा मतलब क्या ये महान्यायवादी की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठाती? ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल तो पूरी तरह सरकार की मर्जी पर टिका है। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और ये इस पद की प्रकृति के, आप कह सकते हैं, केंद्रीय तनाव को उजागर करता है। एक तरफ उन्हें सरकार को सलाह देनी है और उसका प्रतिनिधित्व करना है, जिसके लिए सरकार का विश्वास जरूरी है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ उनसे निष्पक्ष कानूनी सलाह की अपेक्षा की जाती है। तो ये जो निर्भरता है, ये निश्चित रूप से एक संभावित दबाव बिंदु तो है ही। इस पर हम आगे और बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कार्यकाल की तरह ही क्या उनके वेतन या पारिश्रमिक के बारे में संविधान कुछ कहता है? कितना मिलता है उन्हें? नहीं, उनका पारिश्रमिक भी संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। वो भी नहीं? नहीं। उन्हें वही पारिश्रमिक मिलता है
जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करें। व्यवहार में ये भी सरकार द्वारा ही तय होता है। अच्छा। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उनके कर्तव्य और कार्य। आखिर देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी करते क्या हैं, उनके काम क्या है? देखिए, संविधान के अनुसार उनके मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं। जो राष्ट्रपति भेजे? हाँ। दूसरा, कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपें। ठीक है। और तीसरा, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें दिए गए कार्यों का निर्वहन करना। तो ये काफी व्यापक श्रेणियां हैं। ये तो काफी ब्रॉड लग रहा है। क्या राष्ट्रपति ने इन व्यापक श्रेणियों के तहत कुछ खास काम भी उन्हें सौंपे हैं, जैसे हमारे स्रोत बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति ने कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो उनके काम का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं। जैसे कि? पहला, सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें सरकार की ओर से पेश होना। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुख्य वकील। बिल्कुल वही हैं। दूसरा, संविधान का एक अनुच्छेद है 143। हाँ, 143। उसके तहत अगर राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो उसमें भारत सरकार का पक्ष रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर जटिल मामले हो सकते हैं। हाँ, ये तो काफी अहम होगा। और तीसरा, अगर भारत सरकार चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े किसी मामले में उपस्थित होना। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जहां भी भारत सरकार एक पार्टी है, वहां महान्यायवादी की भूमिका आ सकती है? जी हाँ, महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो फिर इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी मिले होंगे? निश्चय ही, बिल्कुल। अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। क्या है वो अधिकार? सबसे प्रमुख अधिकार है उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, मतलब पूरे भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। राइट ऑफ ऑडियंस। सभी न्यायालयों में, मतलब निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं भी? हाँ, किसी भी अदालत में जाके वो कार्यवाही सुन सकते हैं और अगर जरूरी हो तो सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ये तो वाकई बहुत व्यापक अधिकार है। अच्छा, और संसद के बारे में क्या उनका संसद से भी कोई लेना देना है? हाँ, और ये उनके पद की एक और बहुत ही अनूठी विशेषता है। बताइए। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसके वे सदस्य नामित किए गए हों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। एक मिनट, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार बिना सांसद हुए? जी हाँ, बिना सांसद हुए। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। हाँ, कई कानून और सरकारी नीतियां संसद में ही बनती हैं, उन पर बहस होती है। सही बात है। ऐसे में अगर महान्यायवादी को कार्यवाही में भाग लेने और अपना कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार होगा तो ये विधायी प्रक्रिया के लिए भी सहायक हो सकता है। अच्छा। ये उन्हें सरकार की विधायी जरूरतों और जो बहसें चल रही हैं उनको सीधे समझने का मौका देता है, जिससे वो बेहतर कानूनी सलाह दे सकें। ये एक तरह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक कानूनी पुल का काम करता है। समझ गई। तो वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या वे वोट भी दे सकते हैं फिर? नहीं, यहीं पर सीमा है। उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट नहीं दे सकते? नहीं, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। ओके। इन्हें एक और महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 105 के तहत उन्हें वो सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, जो संसद के किसी सदस्य को मिलती हैं। सांसदों वाले विशेषाधिकार जैसे संसद में कही गई बात के लिए उन पर अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती वगैरह। अच्छा, बिना सांसद हुए सांसद वाले सारे फायदे, ये जरूर उनके पद की स्वतंत्रता और महत्व को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया होगा। हाँ, शायद यही सोच रही होगी। लेकिन इन अधिकारों के साथ क्या उन पर कुछ सीमाएं या प्रतिबंध भी हैं, कुछ लिमिटेशंस? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि आपने कहा, वो सरकार के मुख्य विधि अधिकारी हैं, इसलिए हितों के टकराव से बचने के लिए और पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उन पर कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं लगाई गई हैं। क्या है वो सीमाएं? हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। पहली, वे भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह नहीं दे सकते। ठीक है। या सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते। ये तो खैर स्वाभाविक है। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी,
जिन मामलों में उन्हें भारत सरकार की ओर से सलाह देने या पेश होने के लिए कहा गया है, उन मामलों में वे किसी और पक्ष की ओर से सलाह या पैरवी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। तीसरी, वे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार की परमिशन जरूरी है। और चौथी, वे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक यानी डायरेक्टर का पद स्वीकार नहीं कर सकते। ओके, ये सीमाएं तो समझ में आती हैं, ये हितों के टकराव को रोकने के लिए जरूरी लगती हैं। लेकिन जो पहली सीमा है कि वे सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते, क्या ये उन्हें पूरी तरह से सरकार का पक्षधर नहीं बना देती? फिर स्वतंत्र सलाह के गुंजाइश कहाँ बचती है? हाँ, ये फिर से उसी केंद्रीय तनाव की ओर इशारा करता है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। ये सीमाएं ये तो सुनिश्चित करती हैं कि वे सरकार के हितों के विरुद्ध काम ना करें। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। महान्यायवादी सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं होते, फुल टाइम काउंसिल नहीं है वो। सोल टाइम नहीं है? नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? अच्छा, वे सरकारी सेवक नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि वो जो सिविल सेवाओं के नियम होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं, उनसे बंधे नहीं है। उनका पद एक संवैधानिक पद है, सरकारी नौकरी नहीं है। ओके। और इसी वजह से एक और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो क्या है? उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं वो? क्या प्राइवेट प्रैक्टिस? महान्यायवादी होते हुए? हाँ। वे महान्यायवादी के पद पर रहते हुए भी उन सीमाओं के भीतर जो हमने अभी डिस्कस की, हाँ, वो 4 सीमाएं, हाँ, उनके भीतर रहते हुए अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत अनोखी बात है, मुझे नहीं पता था ये। एक तरफ वे सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट केस भी ले सकते हैं। क्या इससे हितों का टकराव नहीं हो सकता कभी? संभावना तो रहती है, बिल्कुल रहती है। इसीलिए वो सीमाएं लगाई गई हैं, जैसे सरकार के खिलाफ न जाना या सरकार की अनुमति बिना आपराधिक बचाव न करना। लेकिन ये छूट इस बात को पुष्ट करती है कि वे सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं और कानूनी पेशे से उनका सीधा जुड़ाव बना रहता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये व्यवस्था उन्हें शायद कानूनी दुनिया की जो वास्तविक जमीन है उससे भी जोड़े रखती हैं। हालांकि ये हमेशा एक बहस का विषय रहा है कि क्या ये व्यवस्था आदर्श है या नहीं। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और बात, कभी कभी हम सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का नाम भी सुनते हैं। वो कौन होते हैं और उनका महान्यायवादी से क्या रिश्ता है? हाँ, देखिए, महान्यायवादी के काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है। जाहिर है, देश के टॉप लॉ ऑफिसर है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें पूरे देश में अदालतों में पेश होना पड़ सकता है, सरकार को हर तरह के मामलों पर सलाह देनी होती है। इसलिए उनकी सहायता के लिए भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। अच्छा। ये हैं सॉलिसिटर जनरल और कुछ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सभी महान्यायवादी के अधीन काम करते हैं और उनकी जो आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में मदद करते हैं। तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं? हाँ, कह सकते हैं, महान्यायवादी के नेतृत्व में। तो क्या सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद भी संवैधानिक हैं, महान्यायवादी की तरह? संविधान में लिखा है इनके बारे में? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसे याद रखना जरूरी है। केवल महान्यायवादी का पद ही संविधान द्वारा बनाया गया है, अनुच्छेद 76 के तहत। सिर्फ अटॉर्नी जनरल का? हाँ, सिर्फ अटॉर्नी जनरल का। संविधान में सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कोई उल्लेख नहीं। तो फिर ये पद कैसे बने? ये पद सरकार द्वारा, आप कह सकते हैं, कार्यकारी आदेशों या नियमों के तहत बनाए गए हैं, महान्यायवादी की सहायता के लिए। उनकी शक्तियां और कार्य या तो महान्यायवादी द्वारा सौंपे जाते हैं या फिर कानून द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन वे संवैधानिक पद नहीं हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, महान्यायवादी सरकार के इतने करीब काम करते हैं, क्या वे केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब सेंट्रल कैबिनेट के सदस्य होते हैं? नहीं, वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। नहीं होते? नहीं। सरकार के अंदर सरकारी स्तर पर कानूनी मामलों की देखरेख और समन्वय के लिए एक अलग केंद्रीय कानून मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाँ, कानून मंत्री तो होते हैं। हाँ, और वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। महान्यायवादी की भूमिका जो है वो मुख्य रूप से कानूनी सलाह और अदालती प्रतिनिधित्व तक सीमित है। वे राजनीतिक निर्णय लेने वाली कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में एक प्रस्ताव आया था कि महान्यायवादी और कानून मंत्री के कार्यालयों को मिला दिया जाए, एक ही बना दिया जाए। हाँ। ओह, अच्छा। हाँ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इससे लगता है कि शायद दोनों भूमिकाओं को अलग रखने के महत्व को उस समय भी समझा गया था।
एक कानूनी विशेषज्ञ की भूमिका अलग है और एक राजनीतिक प्रशासनिक भूमिका अलग है। हाँ, ये वाकई रोचक जानकारी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस पूरे पद से जुड़े मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद कौन-कौन से हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? एक क्विक रिकैप। हाँ, मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। हाँ? मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। पहला तो अनुच्छेद 76। 76? हाँ, ये महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, उनकी नियुक्ति, योग्यता वगैरह बताता है। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 88। 88। ये संसद के सदनों और समितियों के संबंध में महान्यायवादी के अधिकारों का वर्णन करता है, यानी वो जो बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है बिना वोट के। ओके, संसद वाले अधिकार। हाँ, और तीसरा है अनुच्छेद 105। 105। ये महान्यायवादी की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों की बात करता है जो उन्हें संसद सदस्यों के समान मिलती हैं। ठीक है, 76, 88 और 105। जी। तो ये थी भारत के महान्यायवादी के पद पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, योग्यता सुप्रीम कोर्ट जज वाली चाहिए होती है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और अक्सर सरकार के साथ बदल जाता है। अधिकार काफी व्यापक हैं। देश की किसी भी अदालत में सुनवाई का हक, संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार, भले ही वोट न दे सकें, और सांसदों वाले विशेषाधिकार भी। हाँ। साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं, खासकर सरकार के खिलाफ न जाने की। और सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी, वे सरकारी सेवक नहीं हैं और निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये पद भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक बहुत ही अनूठी जगह रखता है। ये कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह है। उन्हें सरकार का पक्ष रखना होता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी की जाती है कि वे संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष सलाह दें। संसद में उनकी उपस्थिति उन्हें विधायी प्रक्रिया से भी जोड़ती है। सही। और ये जो पहलू हैं कि सरकारी सेवक ना होना और निजी प्रैक्टिस की छूट, ये इसे और भी खास बनाते हैं, जो शायद उन्हें कानूनी पेशे की नब्ज पर हाथ रखने में मदद करते हों, लेकिन जैसा हमने कहा, संभावित दुविधाएं भी पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये भूमिका सिर्फ सरकार के वकील से कहीं ज्यादा गहरी और बहुआयामी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर केवल कानून के आधार पर सरकार को सलाह दें, जो कि किसी भी अच्छे शासन के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और यहीं पर वो सवाल फिर से आ खड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द हमने इतनी बात की। एक ऐसा संवैधानिक पद जिसकी नियुक्ति, कार्यकाल और हटाया जाना, ये सब काफी हद तक कार्यपालिका यानी सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। वो पद सरकार के हितों के खिलाफ न जाने की बाध्यता के साथ साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनी सलाह कैसे सुनिश्चित कर पाता है, ये संतुलन साधना ही मुझे लगता है इस पद की सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। ये पद एक तरह से संवैधानिक डिजाइन और उस पर बैठने वाली व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और साहस के बीच एक निरंतर संवाद, एक डायलॉग की मांग करता है। बिल्कुल। और अंत में शायद एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए सोचने को। हाँ, बताइए। कि इस पद की स्वतंत्रता को और मजबूत करने के लिए क्या कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक बदलाव संभव हैं, या मौजूदा व्यवस्था में ही वो संतुलन सबसे बेहतर तरीके से सत्ता है, जिसमें सरकार का विश्वास और कानूनी विशेषज्ञता दोनों का सम्मान हो? इस पर विचार किया जा सकता है। वाकई एक गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आपने। इस विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।